नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया की यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज उपस्थित हो पाए हैं। कुछ ज़रूरी काम चल रहा है जिसके चलते आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और आज हम लोग जो है 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए इरोटेरिया संस्थान द्वारा संचालित अभ्यास सीरीज के 6ठे नंबर के टेस्ट पेपर को हम जो है सॉल्व करेंगे। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो चलिए जो है शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भ्रमर के दंश से होने वाली जलन प्रभावित क्षेत्र को साबुन से रगड़ने पर रोकी जा सकती है, इसका क्या कारण है। इसका कारण है मुख्य कि भ्रमर का दंश जो है अम्लीय होता है और साबुन एक क्षार उसे निष्क्रिय कर देता है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो भ्रमर के दंश से होने वाली जलन को प्रभावित क्षेत्र को जो है साबुन से रगड़ने पर जो है इसको जो है जो जलन है उसको रोका जा सकता है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए जो भ्रमर होता है तो भ्रमर के जो दंश से होने वाली जलन को साबुन से रगड़ने पर समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि साबुन में जो है क्षार उपस्थित होता है और जो है अम्ल तथा क्षार जो है क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे जो है अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और इससे जो है जलन भी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो इस पदार्थ का नाम क्या है, नाइक्रोम नाम है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और देखा जाए एक्सप्लेनेशन में तो नाइक्रोम जो है अभंगुर होने के कारण बहुत ही कठोर और उच्च गलनांक के कारण जो है तन्य धातु है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण है। पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है एक गैस का उत्सर्जन, तीसरा है रंग में परिवर्तन, चौथा है तापमान में परिवर्तन। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये चारों ही जो है रासायनिक जो है अभिक्रिया के प्रेक्षण है। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे एक अभिक्रिया दे रखी है और इसमें पहला स्टेटमेंट है कि लेड जो है अपचयित हो रहा है। दूसरा कथन है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उपचयित हो रहा है। तीसरा कथन है कि कार्बन जो है उपचयित हो रहा है। चौथा है लेड ऑक्साइड जो है अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे जो है पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा और चौथा यहाँ पे गलत है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पांचवा, कांच का उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है। कांच पर जो है उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है। तो जो है हीरे के माध्यम से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के माध्यम से, एक्वा रेजिया से यानी अम्लराज से, चौथा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो है तो कांच पर जो है उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है हीरे से और जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के माध्यम से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छठवां, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला कथन है कि गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। दूसरा कथन है कि सिरके में एसिटिक अम्ल जो है उपस्थित होता है। तीसरा कथन है कि सिरके में उपस्थित अम्ल जो है बेंजोइक अम्ल होता है। चौथा कथन है कि सिरका एक जो है परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो एक तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन यहाँ पे तीसरा गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां, सही कथन का चुनाव करें। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। दूसरा कथन है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो है आयनन विभव का मान बढ़ता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सही कथन के लिए तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। पहला तो सही है कि आवर्त में जो है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है
और आवर्त सारणी में जो है इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान बाएं से दाएं जाने पर जो है बढ़ता है, लेकिन आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो है आयनन विभव का मान घटता है। तो आयनन विभव का मान यहाँ पे कहा गया है कि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, लेकिन बढ़ता नहीं है जबकि घटता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत था, पहला सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है तथा इसकी आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होती है। दूसरा कथन है कि सुदूर स्थानों पर बिना ऊर्जा क्षय के विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जा सकता है। तीसरा कथन है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब के समान दिखाई देता है। दूसरा कथन है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का जो है वाम भाग प्रतिबिंब के वाम की भांति ही दिखाई देता है तथा बिंब का जो है दक्षिणी भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 9वें में पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है लेंस के बारे में जो है पूछा गया है क्वेश्चन। तो 9वें में करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब के समान दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे जो है देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। और दूसरा इसलिए भी गलत है क्योंकि समतल दर्पण द्वारा जो है बने प्रतिबिंब में जो है बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में राशियां हैं, सूची सेकेंड में मात्रक है। तो आवृत्ति का जो है मिलान किया जाए तो इसका मिलान होगा हर्ट्ज से, ध्वनि का जो है मिलान होगा जो है डेसिबल से, ऊर्जा का मिलान होगा आर्ग से, ऊष्मा का मिलान होगा कैलोरी से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित क्या होता है, दूरी का मान 0 होता है। दूरी का मान जो है वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर होता है। तीसरा कथन है विस्थापन का मान वृत्तीय पथ की परिधि के मान के दोगुने के बराबर होता है। चौथा कथन है कि विस्थापन का मान 0 होता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 11वें में देखा जाए तो सही के लिए पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है पहला इसलिए गलत है क्योंकि जब कोई वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित विस्थापन मान जो है 0 होता है, ना कि दूरी का मान 0 होता है। इसके अलावा देखा जाए तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य जो है न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है, और जो है वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के बाद वस्तुओं की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति जो है समान होती है, इसलिए इस स्थिति में जो है वस्तु का विस्थापन जो है 0 होगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मूल्य आ गया, वो जो है यहाँ पे सही कर लीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो हाँ, और जो है दूरी का मान कभी भी जो है 0 नहीं होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। विस्थापन का मान जो है 0 होता है, ना कि दूरी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, विद्युत जनरेटर मूल रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला है जो है स्थिर गति के नियम पर, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड थंब रूल के हिसाब से, ओम के नियम के हिसाब से, चुंबकीय प्रेरण के हिसाब से। तो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें।
तो यहाँ पे देखा जाए तो चौथा जो है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, चुंबकीय प्रेरण के हिसाब से कार्य करता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विद्युत जनरेटर जो है मूलतः चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है माइकल फैराडे द्वारा दिया गया था, ये यहाँ पे देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड थंब रूल का संबंध जो है इलेक्ट्रिक मोटर की जो है कार्यप्रणाली में विद्युत धारा, गति और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर था चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। यदि तरंग जो है 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी आवृत्ति जो है 8 हर्ट्ज होगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण जो है समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? तो इनको जो है अल्फा कण, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो है रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। सब्जियों को पकाने पर उनका जो है मुलायम हो जाना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। संघ पोरीफेरा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये स्थानबद्ध, छिद्रयुक्त एवं पूर्णतया समुद्री जीव है। दूसरा कथन है इनमें ऊतकों का अभाव होता है। दूसरा कथन है यह जो है द्विकोरकी एवं असम्मित होते हैं। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य के लिए पूछा गया है संघ पोरीफेरा के बारे में। तो यहाँ पे 16 में देखा जाए तो असत्य जो है पहला नंबर का ऑप्शन जो है असत्य है, क्योंकि देखा जाए ये इसके जो है जंतु स्थानबद्ध, छिद्रयुक्त एवं पूर्णतया जलीय होते हैं। ये अधिकांशतः समुद्रों में पाए जाते हैं। और किंतु जो है स्पॉन्जिला जैसे स्पंज जो है स्वच्छ जलीय स्रोतों में भी पाए जाते हैं। ये द्विकोरकी असीमित एवं जो है कोशिकी पुंज युक्त शरीर वाले जंतु होते हैं और इनमें जो है ऊतकों का अभाव होता है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर निम्न में से किस आधार पर होता है? पहला है केंद्रक का आकार, दूसरा है केंद्रक की स्थिति, तीसरा है रसधानी का आकार, चौथा है रसधानी की संख्या, पांचवा है जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, छठा है तारक काय, सातवां है डिक्टियोसोम, आठवां है लवक। तो यहाँ पे देखा जाए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां गलत है, पहला गलत है। बाकी जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो है इन आधार पर जो है अंतर किया जा सकता है। जो सही है दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है, छठा सही है, आठवां सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18वां। निम्न में से शरीर में रेखित पेशियों के लिए कौन सा कथन असत्य है? पहला है रेखित पेशी को कंकाली या दैहिक पेशी भी कहते हैं। दूसरा कथन है कि रेखित पेशियां हाथों, पैरों, गर्दन आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तीसरा कथन है ये ऐच्छिक पेशियां हैं जो गति एवं गमन में सहायक होती हैं एवं इनकी उत्पत्ति मीसोडर्म से होती है। तो यहाँ पे कूट के माध्यम से बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, गलत कोई सा भी नहीं है, सारे सही हैं। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेखित पेशी को कंकाली या दैहिक पेशी भी कहते हैं, ये सही है। और रेखित पेशियाँ हाथों, पैरों, गर्दन आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये भी सही है। इसके अलावा जो है ये ऐच्छिक पेशियां हैं जो गति एवं जो है गमन में सहायक होती है एवं इनकी उत्पत्ति जो है मीसोडर्म से होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो
तीनों ही स्टेटमेंट सही थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे देखा जाए अंतः प्रद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विषाणु जीवित एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ जो है कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी हैं, क्योंकि जो है ये बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 नंबर क्वेश्चन है, विभव द्योतक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है इनकी कोशिका भित्ति जो है पतली एवं लचीली होती है। दूसरा है इनमें पाया जाने वाला जीव द्रव पतला होता है। तीसरा कथन है इनमें कोशिकाओं के मध्य जो है अवकाश नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है असत्य कथन के बारे में, तो दूसरा कथन यहाँ पे असत्य है, पहला और तीसरा सही है, क्योंकि जो है विभव द्योतक के संदर्भ में देखा जाए तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इनमें पाया जाने वाला जीव द्रव जो है सघन या गाढ़ा होता है, ना कि पतला होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत था। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न युग्मों में से जो है सही युग्म का सुमेलन कीजिए। सूची फर्स्ट में अस्थि है, सूची सेकंड में शरीर में उपस्थिति है। तो टीबिया कहाँ पे उपस्थित होती है? पैर की स्थिति है, पैर की अस्थि है, तो इसका मिलान यहाँ पे हो जाएगा। अगला है इलियम जो है, इलियम जो है प्यूबिस एवं जो है इस्चियम कूल्हे या श्रेणी मेखला की अस्थि है, ना कि अंश मेखला की। अगला है ह्यूमरस, ह्यूमरस जो है बाएं भुजा की अस्थि है, जबकि जो है रेडियस एवं अल्ना हाथ की अस्थियां हैं, तो यहाँ पे ये भी जो है गलत है। अगला है क्लेविकल, क्लेविकल जो है कंधे या अंश मेखला की अस्थियां हैं, जबकि जो है टार्सल जो है टखने की अस्थियां हैं, तो यहाँ पे ये भी गलत है। तो सही क्या था? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? सूची फर्स्ट में पादप है, सूची सेकंड में प्रकार है। तो टमाटर जो है किस प्रकार का जो है पादप है? तो ये जो है साग पादप है। ये आम जो है वृक्ष प्रकार का पादप है। नींबू जो है झाड़ी प्रकार का है, और मनी प्लांट जो है आरोही लता का उदाहरण है, ना कि साग का। और ये जो है कमज़ोर तने वाले पादप होते हैं, जो भूमि पर सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, और इनको जो है चारों ओर जो है दीवार के सहारे या जो है मतलब कुछ तार वार लगाकर लपेटा जाता है, तभी ये जो है वृद्धि कर पाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस जीव में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। दूसरा कथन है इस जीव में टेंटिकलस जैसी संरचना पाई जाती है। तीसरा कथन है इसमें जो है पुनरुद्भवन की जो है क्षमता होती है। तो उपर्युक्त कथन जो है किस जीव की विशेषता को प्रदर्शित कर रही है? तो ये जो है हाइड्रा की विशेषता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, आईवीएफ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे माँ के गर्भाशय से अंडे निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है, ये यहाँ पे गलत है। तो यही जो है सही माना जाएगा, क्योंकि माँ के गर्भाशय से एग्स निकालने के लिए सक्शन विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि माँ के गर्भ में प्रयोगशाला में विकसित भ्रूण को स्थापित करने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह धरातल से धरातल पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। दूसरा कथन है इसमें केवल द्रव प्रणोदक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा कथन है यह एक टन नाभिकी जो है वारहेड को 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है।
तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो पहला कथन सही था, दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत था, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्ययुक्त औषधि प्रदान करना संभव हुआ है। दूसरा कथन है कि नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार में एक बड़ा योगदान दे सकती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में है। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पहला है कि यह जो है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है। दूसरा कथन है कि इंटरनेट पर जो है सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। तीसरा कथन है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भारत के निम्नलिखित संचार उपग्रहों में से किसका सफल प्रक्षेपण भारत की भूमि से नहीं किया गया है। तो GSAT-17 का जो है सफल प्रक्षेपण भारत की भूमि से नहीं किया गया है। यह जो है 2017 को जो है फ्रेंच गुयाना के कौरू प्रक्षेपण स्थल से जो है इसका प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। मैलवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है ट्रोजन हॉर्स यह नेटवर्क के माध्यम से फैलने के लिए स्वयं की प्रतिक्रिया बनाता है। दूसरा कथन है एडवेयर विज्ञापन में काम आने वाला एक सॉफ्टवेयर है। तीसरा कथन है रैंसमवेयर जब तक मांगी गई धनराशि का जो है भुगतान नहीं किया जाता तब तक कंप्यूटर तक पहुंच को बाधित कर देता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दूसरा तीसरा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखा जाए तो मैलवेयर एक जो है सार्वभौमिक शब्द है जिसका प्रयोग हानिकारक या अनुचित रूप से दखल देने वाले सॉफ्टवेयर के विभिन्न रूपों जिनमें जो है कंप्यूटर वायरस जो है ओल्ड्स ट्रोजन इत्यादि शामिल है को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रोजन हॉर्सेज रैंसमवेयर स्पाईवेयर एडवेयर स्केयरवेयर तथा अन्य जो है दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम भी इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि ट्रोजन हॉर्स जो है के बारे में जो कथन है वो यहाँ पे सही सुमिलित नहीं हो रहा, मतलब उसका जो कथन है जो है ट्रोजन वेयर्स के बारे में वो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। तो इनका नाम था स्वामी विवेकानंद। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो स्वामी विवेकानंद थे वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और 1893 के ईस्वी के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था और इस भाषण से उन्होंने जो है पाश्चात्य सभ्यता को पहली बार भारत की सांस्कृतिक महत्वता एवं गौरव से परिचित कराया था लोगों को। और इसी बात में जो है कोई संदेह की बात नहीं है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद जो है नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बन गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। सूची फर्स्ट में पत्र पत्रिकाएं हैं, सूची सेकंड में प्रकाशन और स्थान है उनका, तो उनको आपस में सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का जो है मिलान कीजिए। तो इंडियन सोशियोलॉजिकल्स जो है तो इसका मिलान किया जाए तो इसका प्रकाशन स्थल क्या है ये देखा जाए तो इसका प्रकाशन स्थल है लंदन और गदर का जो प्रकाशन स्थल है सैन फ्रांसिस्को।
और वंदे मातरम का प्रकाशन स्थल है पेरिस, और फ्री हिंदुस्तान का जो है वैंकूवर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, और इनका जो है स्थापना वर्ष भी है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का जो है स्थापना वर्ष 1908 है। लंदन में इसकी स्थापना की गई और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसके प्रकाशक थे। गदर की स्थापना जो है 1913 में हुई सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, और गदर दल जो है इसके प्रकाशक थे। इसी प्रकार जो है वंदे मातरम की जो है स्थापना 1909 में हुई पेरिस में, और मैडम भीकाजी कामा द्वारा ये इसके जो है प्रकाशक थे। इसके अलावा फ्री हिंदुस्तान की जो है स्थापना हुई 1908 में। वैंकूवर जो है स्थान था जहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, और तारकनाथ दास जो है इसके प्रकाशक थे, यानी जो है इसके प्रकाशक और जो है इनके द्वारा प्रकाशित किए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से यंग हस्बैंड अभियान दल को भारत के किस वायसराय या गवर्नर जनरल ने भेजा था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन ने भेजा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह अभियान जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिसंबर 1903 में भेजा गया और सितंबर 1904 तक यह जारी रहा। दरअसल जो है लॉर्ड कर्जन को लंबे समय से मध्य एशिया में रूस की प्रगति पर गहरी चिंता थी, और उसे आशंका था कि रूस जो है ब्रिटिश भारत पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। इसलिए वह तिब्बत की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता था और तिब्बत को एक जो है बफर स्टेट के रूप में जो है परिचित करवाया। और यह अभियान जो है तात्कालिक तौर पर सफल रहा। इसमें जो है ब्रिटिश सरकार को काफ़ी सैन्य नुकसान भी झेलना पड़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रचलन जो है ठक्कर बाबा के द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है कि हौज विद्रोह 1820-21 ईस्वी में तत्कालीन बिहार में होने वाला एक जो है प्रमुख आदिवासी आंदोलन था। तीसरा कथन है कि मुंडा विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा को जो है जगत पिता यानी धरती आबा भी कहा जाता था। चौथा कथन है 1921 ईस्वी की मोपला आंदोलन का केंद्र जो है महाराष्ट्र था। तो उपरोक्त में से कुल कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पे देखा जाए पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो 3 सही है, लेकिन चौथा यहाँ पे गलत है कि 1921 में जो है मोपला विद्रोह का जो है केंद्र जो है महाराष्ट्र था, जबकि इसका केंद्र बिंदु जो है केरल राज्य था। केरल राज्य का मालाबार तट जो है इसका केंद्र बिंदु था, ना कि महाराष्ट्र। इसलिए चौथा स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन हुआ करता था? तो इस समय जो है मुगल शासक हुआ करता था मोहम्मद शाह। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है ईरान का शासक हुआ नादिर शाह। तो इसने जो है 1739 में जो है भारत पर आक्रमण किया, और उसके आक्रमण के समय जो है मुगल सिंहासन पर मोहम्मद शाह आसीन हुआ, और मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि भी दी गई थी, क्योंकि वह एक जो है विलासी शासक था और उसके प्रशासन के प्रति उदासीन रहता था। नादिर शाह ने अपने आक्रमण के दौरान काफ़ी जो है रक्तपात भी मचाया था, और मुगल शासकों का प्रसिद्ध सिंहासन मयूर सिंहासन को भी लूटकर वह अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, किस देश की व्यापारिक कंपनी का नाम जो है इस्तादो द इंडिया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पुर्तगाली का। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्योंकि देखा जाए तो 15वीं शताब्दी के अंत में जो है वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत के समुद्री मार्ग का जो है पता लगाया गया, और इसके बाद से अनेक यूरोपीय देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए अग्रसर हुए। इन यूरोपीय देशों में जो है पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डेन आदि प्रमुख थे। उन देशों ने जो है भारत के साथ व्यापार करने के लिए कंपनियों की स्थापना की, और इन्हीं में से एक थे इस्तादो द इंडिया। इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी जो है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में लिखा है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण आर दे रखा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। इसलिए जो है यहाँ पे पूछा गया है कि जो है विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें।
तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो है यहाँ पे कारण जो है एक ही सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित समाचारों पर विचार कीजिए। पहला है काल, दूसरा है लीडर, तीसरा है संध्या, चौथा है न्यू इंडिया, पांचवा है युगांतर, छठा है यंग इंडिया। तो उपरोक्त में से कौन से समाचार पत्र जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करते थे? तो यहाँ पे देखा जाए, एक तो पहला काल नामक समाचार पत्र, दूसरा है संध्या नामक समाचार पत्र, और अगला है युगांतर नामक समाचार पत्र। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ तक देखा जाए तो युगांतर और संध्या नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है बंगाल से किया जाता था, और काल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन महाराष्ट्र से किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। पहला है राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1881 ईस्वी में जो है शिव दयाल साहब द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी ऑप्शन। और उनका मूल नाम क्या हुआ करता था? तुलसीराम हुआ करता था। वे स्वामी जी महाराज के नाम से भी लोकप्रिय हुए, और राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ तथा समान सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1912 में वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। वार्षिक अधिवेशनों के क्रम का ये कौन सा अधिवेशन था? तो यह जो है 27वां अधिवेशन था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वार्षिक अधिवेशनों के क्रम का जो है यह जो है 27वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है RN जो है मुधोलकर ने की थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका कारण था जो है अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव होना इसका प्रमुख कारण था। क्योंकि देखा जाए तो वर्ष 1907 में जो है सूरत में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या हुआ? अंग्रेजी सरकार के साथ जो है नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों के में जो है विश्वास का अभाव प्रमुख कारण था। क्योंकि देखा जाए तो सूरत अधिवेशन में चरमपंथी जो है लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि जो है नरमपंथी उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के पक्षधर थे। लेकिन अंततः रास बिहारी घोष को अध्यक्ष जो है बनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय जो है व्यापगत राज्यों या सियासतों के सही कालानुक्रम को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सतारा, जैतपुर, झांसी और नागपुर इस जो है विकल्प को सही संदर्भित करता है। क्योंकि उनका कालक्रम क्या था? सतारा में जो है 1848, जैतपुर और संबलपुर का जो कार्यकाल था वो 1849, बाघाट का कार्यकाल था 1850, उदयपुर का जो है 1852, झांसी का 1853, नागपुर का 1854। तो इस प्रकार जो प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है कि 1857 की क्रांति के परिणाम जो है भारतीयों के पक्ष में भी रहे। कारण आर है कि 1857 की क्रांति ने भारतीयों में आत्मबल में वृद्धि की तथा उनमें जो है राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न की। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी थी? तो ये जो है संज्ञा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। दूसरा कथन है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे,
दरअसल भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है का सृजन जो है 1833 ईस्वी के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा हुआ था और विलियम बेंटिंग जो 1828 से बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे और 1833 से 1835 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में वे कार्यरत रहे और इस प्रकार वे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी कहलाए। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन नहीं बल्कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, क्योंकि देखा जाए तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल के पद को जो है पुनः सृजित किया गया और जो है इनको जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जो है सुशोभित किया गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार का क्षेत्रफल है लगभग 1800 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, सूची फर्स्ट में ऋग्वैदिक नदियां हैं, सूची सेकंड में आधुनिक नाम है। इनको सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इनका मिलान किया जाए तो पहले का मिलान होगा परुषणी का मिलान होगा, जो है ऋग्वैदिक नदियां हैं। तो आपकी जो है आधुनिक नाम क्या है इसका नाम है रावी नदी और सदा नीरा नदी का नाम क्या है गंडक नदी और वितस्ता नदी का नाम क्या है झेलम नदी, द्रस्वती का नाम है घग्गर नदी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये चार है कि गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास रखते थे, गौतम बुद्ध जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, गौतम बुद्ध जो है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। चौथा कथन है कि गौतम बुद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो कुल कितने कथन सही है? तो 3 कथन सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत है। क्योंकि जो है गौतम बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के बारे में प्रश्न किया और जो है उनके शिष्य ने हालांकि उनसे जो है क्वेश्चन पूछा, तब उन्होंने कहा कि इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, अर्थात गौतम बुद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हम्पी जो कर्नाटका में है स्थित जो है विरूपाक्ष मंदिर शैव धर्म से संबंधित एक जो है प्रमुख मंदिर है। दूसरा कथन है भागवत संप्रदाय के जो है अंतर्गत भक्ति के 8 रूपों की जो है चर्चा की गई है। तीसरा कथन है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म का जो है ज्ञात प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। चौथा कथन है कि भेड़ा घाट जो मध्य प्रदेश में है स्थित जो है 64 योगिनी का जो है मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित एक प्रमुख मंदिर है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, दूसरा और चौथा यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा पहला और तीसरा, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, मौर्य साम्राज्य का एक प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन स्वर्णगिरी थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है कि सामंतवाद का विकास जो है गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण आर दे रखा है कि इस काल में भूस्वामी जो है मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग जो है अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से विकल्प सही है। तो यहाँ पे देखा जाए कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। पहला ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में जो है किन राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी जो है स्थापत्य की जो है उत्कृष्टता का बखान करते हैं। तो यहाँ पे जो है चंदेल वंश के जो राजा थे उनके द्वारा जो है स्थापित मंदिर आज भी जो है स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं।
और यह जो है इन मंदिरों का निर्माण जो है 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच इनका निर्माण करवाया गया था। इन मंदिरों में जो है कंदारिया महादेव का मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बारे में बहुत सी सूचनाएं जिन शिलालेखों से प्राप्त हुई हैं वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है उत्तर मेरूर से प्राप्त हुए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। बख्तियार खिलजी के 1204 से 1205 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण के दौरान बंगाल का शासक कौन था? तो इस समय जो है बंगाल का शासक था लक्ष्मण सेन। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और उस समय जो है बंगाल का शासन जो है सेन वंश के राजा थे लक्ष्मण सेन, उनका वहाँ पे शासन था। और लक्ष्मण सेन जो है बिना युद्ध किए वहाँ से भाग निकला और तुर्क सेनाओं ने जो है राजधानी जो थी नदिया उसमें प्रवेश कर जो है काफ़ी लूटपाट की और अपने जो है अधीन कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सन 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश इस्लामी मान्यताओं के अनुसार एक वैध सुल्तान बना था। दूसरा कथन है कि इल्तुतमिश ने अपने दरबार में प्रति वर्ष जो है फारसी त्यौहार नवरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की थी। तो यहाँ पे देखा जाए पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि इल्तुतमिश ने नहीं बल्कि जो है बलबन ने जो है अपने दरबार में प्रतिवर्ष जो फारसी त्यौहार था नवरोज उसको बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की थी। इसलिए यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन इमारत में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सबसे पहले जो है अपनाया गया था? तो ये जो है अलाई दरवाज़ा में अपनाया गया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा किया गया था और यह जो है 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। और इस इमारत के अंदर एक चौकोर बड़ा सा जो है कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद भी है और इसकी चारों दीवारों में से एक में जो है घोड़े के नाल के आकार की एक जो है मेहराबदार प्रवेश द्वार भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है साहित्य रत्न की रचना जो है तुलसीदास द्वारा नहीं की गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। तुलसीदास जो है गोस्वामी तुलसीदास जो है महान मुगल सम्राट अकबर के जो है समकालीन हुआ करते थे और उनकी गणना जो है मध्यकालीन भक्तिकाल के शीर्ष कवियों में की जाती थी। और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो है रचित 12 ग्रंथ काफ़ी प्रसिद्ध थे, जिनमें से 5 जो है बड़े तथा 7 छोटे ग्रंथ थे। बड़े ग्रंथों में जो है देखा जाए तो दोहवली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका को जो है सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा जो है पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली आदि जो है छोटे ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। तो मुगल प्रशासन में जो है मुहतसिब एक जो है क्या था, एक लोक आचरण अधिकारी था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में देखा जाए तो शिवाजी के प्रशासन के विभाग हैं और सूची सेकेंड में देखा जाए तो विभागों के कार्य हैं। तो सुवंत या जो है दाबीर का मिलान क्या होगा, जो है विदेश मंत्रालय से होगा। और जो है सरे नौबत का मिलान होगा सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि जो है से संबंधित जो प्रावधान है उनसे होगा। तीसरा है वाकिया नवीस का मिलान होगा, पहले से राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की जो है प्रतिदिन की कार्रवाइयों का जो है विवरण रखने से होगा। और जो है श्रू नवीस का मिलान होगा राजकीय पत्र व्यवहार प्रभारी से। तो इस प्रकार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन ए में लिखा है कि भारतीय संविधान सभा के लिए
सदस्यों को निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली को लागू किया गया था। कारण आ रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ था। तो यहाँ पे देखा जाए तो कथन तो गलत है, कारण यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के आधार पर हुआ था और इसके तहत जो है मोटे तौर पर देखा जाए तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के जो है निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। इनमें से जो देखा जाए तो 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों से तथा 93 सीटों का निर्धारण जो है देसी रियासतों को माध्यम मान के किया गया। हालांकि देसी रियासतों के प्रतिनिधियों ने जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, लेकिन ब्रिटिश प्रांतों से जो है संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली पर जो है आधारित था, क्योंकि यह चुनाव सीधे जनता द्वारा न होकर तत्कालीन विधानमंडल के सदस्यों द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा जो है तत्कालीन राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ था। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो है जो कारण है वो यहाँ पे सही है, लेकिन कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद, उसके कर्तव्य और शक्तियाँ, लेखाओं का प्रारूप तथा संपरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों में उपबंधित है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 148, 49, 150 और 51 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। तो ये जो है इसका जो है संक्षिप्त विवरण है, आप लोग इसको देख पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है। सूची फर्स्ट में संविधान की अनुसूचियाँ हैं, सूची सेकेंड में विषय वस्तु है, तो उनका सुमेलन कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 63 में दिया गया है, तो 63 में क्या देखते हैं कि तीसरी अनुसूची में जो है देखा जाए तो जो है शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दे रखा है, तो इसका मिलान किससे होगा? दूसरे से। और जो 5वीं अनुसूची है इसके तहत जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण का जो है उल्लेख किया गया है, तो इसका मिलान तीसरे से हो जाएगा। इसका मिलान तीसरे से हो जाएगा। अगला 7वीं अनुसूची, इसका मिलान जो है भाषाओं से हो जाएगा। 9वीं अनुसूची का मिलान हो जाएगा जो है कुछ अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण से हो जाएगा, यानी दूसरे ऑप्शन से हो जाएगा। तो इस प्रकार जो कोड बनेगा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64 है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के जो है किस क्षेत्र में जो है संशोधन किया गया था? तो ये संशोधन जो है भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दी गई शक्तियों और प्रक्रिया के आधार पर संविधान में संशोधन का जो है तात्पर्य होता है कि जो है संविधान के किसी प्रावधान को हटाना या उसमें किसी नई बात को जोड़ना या किसी प्रावधान में परिवर्तन करना, ये जो है इसमें समाहित है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जो अब तक का जो है सबसे बड़ा संविधान संशोधन भी माना जाता है। और इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 अहम शब्द जोड़े गए, जिसमें प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य शामिल थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? सी ऑप्शन। और इसके अलावा जो है अन्य भागों में भी कुछ परिवर्तन किए गए। इन्हीं कारणों से 42वें संशोधन को जो है हम जो है लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त लोगों को मनोनीत कर सकता है, जो अलग अलग अपने जो है विशिष्ट सेक्टर में जो ख्याति प्राप्त है, जैसे कोई साहित्य में, कोई जो है खेलकूद में, कोई जो है संगीत में, कोई जो है तबला वादन में, किसी भी क्षेत्र में जो विख्यात है उनमें जो ख्याति प्राप्त लोग हैं, उनमें से जो है राष्ट्रपति 12 लोगों को, विशिष्ट 12 लोगों को चुनकर जो है राज्यसभा भेज सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में देखा जाए तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में पारित हुआ। इसके द्वारा लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की अवस्था में राष्ट्रपति द्वारा दो आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को जो मनोनीत किए जाने वाले प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अभी राज्यसभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया है, लेकिन लोकसभा के मसले में इसको जो है संशोधन करके समाप्त किया जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। लेखा अनुदान जो है संघ सरकार को जो है अनुमति प्रदान करता है। तो यह जो है निश्चित अवधि के लिए भारतीय
संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमति प्रदान करता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 116 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। भारत में मताधिकार का अधिकार है, एक जो है संवैधानिक अधिकार है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत भारत के संसद में जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को पारित किया गया और इस अधिनियम की धारा 62 में मताधिकार का वर्णन किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने जो है अनेक निर्णयों में मताधिकार के अधिकारों को संवैधानिक यानी विधिक अधिकार के रूप में जो है वर्णित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है। स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखा जाए तो प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र जो है कम से कम 10 और अधिक जो है 20 वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड के एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। पर वार्ड स्वतंत्र इकाई नहीं होता, वह ग्राम पंचायत की एक जो है सहायक इकाई होता है, लेकिन निर्णय जो है ग्राम पंचायत स्तर पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। भारत के उच्चतम न्यायालय से किसी संवैधानिक या विधिक मामले पर सलाह लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति के क्रम की दृष्टि से किस क्रम की राष्ट्रपति हैं? तो वे 15वीं राष्ट्रपति हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे जो है कार्यकाल के क्रम में देखा जाए तो 17वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। पहले राष्ट्रपति आपको पता होगा, ठीक है, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वे जो है 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य किया। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। भारत के ई माइग्रेट पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विदेश में प्रवास करने वाले भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मूल है। दूसरा कथन है इसने विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 में भारत के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार किया है। तीसरा कथन है इसने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की जगह ली है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। आमतौर पर उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में देखे जाने वाले जो है ऑरोरा को हाल ही में लद्दाख में देखा गया। लद्दाख जैसे निचले अक्षांशों पर ऑरोरा का दिखना क्या प्रदर्शित करता है? तो यह जो है सौर गतिविधि में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार झारखंड को मिला है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। इसके अलावा गुजरात और पुडुचेरी ने जो है संयुक्त रूप से तीसरा स्थान अर्जित किया है। और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों को मान्यता देना है। और विभिन्न श्रेणियों में कुल जो है 38 विजेताओं को जो है सम्मानित किया गया है, जिन्होंने जो है जल बचाने के लिए और स्थायी जल प्रथाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है कार्य किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में घोषित अभियान का क्या नाम है? तो इस अभियान का नाम है संविधान जागरूकता अभियान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है संविधान गौरव अभियान, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। संविधान गौरव अभियान इसका नाम है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जो है 26 नवंबर को भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संविधान गौरव अभियान की घोषणा की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। ऑर्फन ड्रग का उपयोग किस प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दुर्लभ रोग के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार जो है हान कांग को दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। हाल ही में किस संगठन ने जो है प्रवासन और विकास संक्षिप्त रिपोर्ट जारी की है?
तो ये रिपोर्ट जो है विश्व बैंक ने जारी की है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और 2023 में भारत को जो है 120 बिलियन डॉलर जो है धन जो है प्राप्त हुआ विदेश से, जो 7.5% की वृद्धि को दर्शाता है। और 2024 में लगभग 3.7% जो है होने का अनुमान है। और विश्व बैंक के जो जून 2024 का डाटा है उसमें जो है कहा गया है कि लगभग जो है भारत को 18.7 मिलियन प्रवासियों के साथ जो है अग्रणी प्रवासी मूल देश के रूप में भी उल्लिखित किया गया है। लेकिन कहा गया है कि 2024 में 124 बिलियन डॉलर और 2025 में 129 बिलियन डॉलर की आवक प्रेषण राशि जो है भारत को प्राप्त होगी। जो भारत के लोग बाहर रहते हैं दूसरे देशों में, वे धनराशि यहाँ पे भारत जो भेजते हैं वो प्रेषण राशि इतनी हो जाएगी बढ़ के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। हाल ही में किस देश ने 2030 से पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने की योजना की घोषणा की है? तो इस देश का नाम है डेनमार्क, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डेनमार्क ने जो है 2030 में पशुधन पर दुनिया का पहला उत्सर्जन कर लागू करने की घोषणा की है, जो गायों, सूअरों और भेड़ों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों को लक्षित करेगा। किसानों को शुरू में CO2 के बराबर प्रति मीट्रिक टन जो है $43 का भुगतान करना होगा, जो 2035 तक बढ़कर $108 हो जाएगा। हालांकि 60% जो है कर कटौती से प्रभावी दरें 2030 में जो है $17 प्रति मीट्रिक टन और 2035 में $43 होने की संभावना है या हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से जो है अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इस पुरस्कार समारोह का आयोजन अक्टूबर 2024 में लंदन में आयोजित किया गया। और पिछले विजेताओं में जो है सलमान रुश्दी और जो है मार्गरेट एडवुड को शामिल किया गया था। और 2009 में स्थापित पेन प्रिंटर पुरस्कार यूके, आयरलैंड या जो है राष्ट्रमंडल के असाधारण अंग्रेजी भाषा के लेखकों को ये जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। कभी कभी समाचारों में आने वाला ब्लैक कोट सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो ये जो है लंबी मुकदमेबाजी प्रक्रियाओं, बढ़ती लागत और लगातार देरी के डर से अदालतों का रुख करने में व्यक्तियों की हिचकिचाहट को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रतिवर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। दूसरा कथन है 2024 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार बैटरी प्रौद्योगिकी में प्रगति को मान्यता देता है। तीसरा कथन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा किसी भी नोबेल पुरस्कार को प्रदान करने में शामिल नहीं होती है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो केवल पहला और तीसरा कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि 2024 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी में प्रगति के लिए दिया गया था। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन से देश मालाबार अभ्यास में स्थायी भागीदार हैं? तो इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह अभ्यास मूल रूप से 1992 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था, जिसमें 2015 में जापान एक स्थायी मेंबर बना और ऑस्ट्रेलिया 2020 में अभ्यास में शामिल हो गया, जिससे ये 4 देश जो है वर्तमान में इसके भागीदार देश बन गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला देश है। दूसरा कथन है यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत जो है 39वें स्थान पर है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर सी ऑप्शन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में समाचारों में जो है उल्लिखित शब्द जो है 5 म्यूचुअल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है चीन भारत द्विपक्षीय संबंधों को जो है निर्देशित करने वाले सिद्धांत है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 5 पारस्परिक का उद्देश्य जो है चीन और भारत के बीच जो है द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने
और स्थिर करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करना है। और ये 5 पारस्परिक जो है सिद्धांत कौन से हैं? आपसी सम्मान करना, आपसी समझ, आपसी विश्वास, आपसी समायोजन और आपसी उपलब्धि। ये जो है 5 जो है पारस्परिक जो है शब्द हैं जो एक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं भारत और चीन को समायोजित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 86। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि BNSS 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए अनिवार्य आजीवन कारावास का प्रावधान करता है। दूसरा कथन है BNSS प्रत्येक आपराधिक मामलों में तलाशी और जब्ती की अनिवार्य ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान करता है जहां अपराध के लिए 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला यहाँ पे गलत है, दूसरा कथन यहाँ पे सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि BNSS जो है 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए अनिवार्य आजीवन कारावास का आदेश नहीं देती है। ऐसे अपराधों के लिए वास्तविक सजा विशिष्ट अपराध और न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगी, न कि कोई निश्चित सजा दी जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट सही था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। नीति आयोग द्वारा हाल ही में शुरू किए गए संपूर्णता अभियान का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो है उद्देश्य है आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में प्रमुख संकेतकों की संतृप्ति प्राप्त करना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन है रुद्रियम सेकेंड एक प्रकार है। रुद्रियम सेकेंड एक प्रकार है, तो ये प्रकार है एंटी रेडिएशन मिसाइल का। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में समाचारों में रही कोलंबो प्रोसेस किससे संबंधित है? तो ये जो है श्रम प्रवास से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलंबो प्रोसेस एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है जिसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 12 सदस्य देश शामिल हैं जो प्रवासी श्रमिकों के जो है मूल देश हैं। इसकी स्थापना 2003 में कोलंबो श्रीलंका में हुई थी और इसके संस्थापक सदस्य हैं भारत, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम। यह सदस्य देशों को साझा हितों की श्रम प्रवास मुद्दों पर बातचीत और सहयोग करने के लिए एक गैर बाध्यकारी मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में कहा सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के बीच संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। हाल ही में खबरों में रहा इन्फ्लेक्शन 2.5 क्या है? तो ये जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित याओंडे घोषणा निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? तो ये मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द जो है वाकायामा सोरियो किसका घोतक है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, एक जीवाश्म है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो शब्द है वाकायामा सोरियो, ये जो है एक नीला ड्रैगन है और लगभग 72 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म की खोज जो है शोधकर्ता जो है अकिहेरियो मिसाकी ने 2006 में की थी और हाल ही में जर्नल ऑफ सिस्टमैटिक पेलियोंटोलॉजी में जो है इसको प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। बिहार के किस शहर में नीतीश कुमार ने राज्य की पहली खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो राजगीर में किया गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। 95 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के गोपालगंज में जो है पुलिस ने 50 ग्राम पदार्थ जब्त किया है, वह कौन सी रेडियो सक्रिय धातु है? तो इसका सही जवाब है कैलिफोर्नियम। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसकी जो कीमत है वो 850 करोड़ रुपए लगभग आकी गई है और यह अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि अतिक्रमण के आरोपों के कारण जो है चर्चा में थी? तो इसका नाम है कांवरतार झील। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बेगूसराय में है झील और रामसर साइट पर अतिक्रमण
और क्षरण के आरोप जो है एक पर्यावरण कार्यकर्ता द्वारा लगाए गए थे, जिन्होंने जो है एनजीटी से संपर्क किया और जो है करवताल वेटलैंड की साइट को जो है 1989 में बिहार सरकार द्वारा पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था और इसे 2020 में रामसर साइट के रूप में भी नामित किया गया था और इसे एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो है ऑक्सबो झील के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। बिहार के किस जिले में पटवा टोली नामक गांव को आईआईटी फैक्ट्री के रूप में जो है मान्यता मिली है? तो ये है गया जिले में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। कौन सी तेल दिग्गज कंपनी तेल और गैस की संभावना तलाशने के लिए बिहार में कुआं खोदने की योजना बना रही है? तो इस जो है तेल गैस कंपनी का नाम है ओएनजीसी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर जो है खोजा जाएगा? ये जो है इस कंपनी ने जो है बिहार के जो है समस्तीपुर में अपने ब्लॉक के लगभग 300 वर्ग किलोमीटर के लिए 3D भूकंपी डेटा हासिल किया है और 2 खोजपूर्ण कुओं की खुदाई करने की तैयारी कर रही है ये कंपनी। और पहली ड्रिलिंग जो है 2024 में के अंत तक जो है की जाएगी, यानी दिसंबर के आसपास जो है की जाएगी। इसके अलावा तेल और गैस उत्पादक कंपनी उत्तर प्रदेश के बलिया में भी जो है गंगा बेसिन के आसपास के क्षेत्र में एक ब्लॉक पे एक कुआं का जो है खोदने की योजना बना रही है। तो वहाँ पे भी ऐसी संभावना है कि जो है तेल निकलने की संभावना है, इसलिए वहाँ पे भी एक कुआं खोदने जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। हाल ही में बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण से संबंधित व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है बिहार सर्वेक्षण ट्रैकर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में प्रयुक्त जीडीपी के गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष है 2011-12। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि जो है अभी हाल ही में आधार वर्ष को समय समय पर जो है संशोधित किया जाता है, जिसके तहत जो है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने आधार वर्ष को बदलकर 2017-18 करने का प्रस्ताव भी पास किया है, लेकिन अभी तक किया नहीं है। लेकिन जो है ऐसा प्रस्ताव लाया है कि जो है जीडीपी को मापने का जो आधार वर्ष है वो 2017-18 किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन वर्ष 2005 में हुआ था एवं इसके प्रथम अध्यक्ष जो है सोमपाल थे। दूसरा कथन है कि भारत में कृषि वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है 102 नंबर में। तो 102 नंबर में देखा जाए तो जनवरी 2004 में जो है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया, ना कि 2005 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है सोमपाल थे। तो अध्यक्ष के रूप में सही है ऑप्शन। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट के लिए बात की जाए तो भारत में जो है कृषि वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून तक जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये भी गलत है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 103। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो इसकी जो है शुरुआत जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसमें जो है 5 फसलों को शामिल किया गया, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा को। इनके तहत जो है 1966 में जो है उच्च उपज किस्म बीजों से जुड़ा उच्च उपज किस्म कार्यक्रम जो है शुरू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है गेहूं के उत्पादन में वृद्धि देखी गई और इसी तरह जो है चावल का भी उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसलिए इसे हम लोग जो है हरित क्रांति के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव किस अंतर्गत शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? तो 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव या नीति जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इस मॉडल को जो है भारत का आर्थिक संविधान या राज पूंजीवाद की गीता भी कहा जाता था।
लेकिन यहाँ पे जो है उद्योगों को 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो ये ऑप्शन सही मान लिया जाएगा, क्योंकि जो है सी ऑप्शन यहाँ पे उस प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं था। बाकी जो प्रस्ताव हैं ये जो है IPR यानी जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था 1956, उसकी कुछ विशेषताएं थी, जिनमें ये जो है पहली विशेषता भी थी, बी ऑप्शन की विशेषता भी थी, डी ऑप्शन की विशेषता भी जो है इस प्रस्ताव में सम्मिलित थी। लेकिन जो सी ऑप्शन की विशेषता है वो इसमें सम्मिलित नहीं थी, इसलिए वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 है, रैंप स्कीम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र से है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, प्लॉड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं जो है M विश्वेश्वरैया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इन्होंने इस पुस्तक को जो है 1934 में जो है प्रकाशित किया, और इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को घटाया जाता है। दूसरा कथन है कि बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। तो सही कथन का चुनाव करें। तो पहला यहाँ पे गलत है, दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्न कथनों में से कौन सा उपकरण जो है मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण का भाग है? तो पहला है सीमांत आवश्यकता, दूसरा है साख की जो है राशनिंग, तीसरा है वैधानिक तरलता अनुपात, चौथा है नैतिक प्रभाव, पांचवा है खुले बाजार की क्रियाएं। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन तीसरा और पांचवा यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राजकोषीय घाटा सभी स्रोतों से जो है सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। दूसरा कथन है कि प्राथमिक घाटा जो है ब्याज भुगतान को छोड़कर उधारी की आवश्यकता को इंगित करता है। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है। तो दोनों कथन सही हैं, तो असत्य तो कोई है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है, एम नरसिम्हा कार्य समूह की अनुशंसाओं के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और जो है प्रायोजक बैंक की किस अनुपात में अंशधारिता है? तो इसमें जो है देखा जाए तो ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 50% है, और संबंधित राज्य की हिस्सेदारी 15% है, और प्रायोजक बैंक की हिस्सेदारी लगभग 35% है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 111 नंबर से। तो 111 नंबर क्वेश्चन है कि उष्ण कटिबंधी या शीतोष्ण घास भूमियाँ दे रखी हैं एक तरफ, दूसरी तरफ देश या महाद्वीप दे रखा है, तो इनका आपस में मिलान करना है। तो जो है कंपोज का मिलान होगा ब्राज़ील से, पंपास का मिलान होगा अर्जेंटीना से, वेल्ड का मिलान होगा वेनेजुएला से, और लानोस का मिलान होगा ऑस्ट्रेलिया से। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाना जो अफ्रीका में है, कंपोज जो ब्राज़ील में है, लानोस जो वेनेजुएला या जो है कोलंबिया में है, ये जो है उष्ण कटिबंधी घास भूमियाँ हैं। लेकिन जो है प्रेरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, स्टेपी, ये जो है शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112वां, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार के प्रवाल का उदाहरण है? तो ये जो है प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनको 3 प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रवाल रोधिका, दूसरा है तटीय प्रवाल भित्ति, और तीसरा है प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रवाल रोधिका का अच्छा जो है उदाहरण माना जाता है। और प्रवाल वलय द्वीप जो है गोलाकार या हार्स सु आकार वाले रोधिका होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सर्पगंधा का प्रयोग रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है एवं यह केवल भारत में ही पाया जाता है। दूसरा कथन है कि कचनार का प्रयोग और जो है
फोड़ा व दमा रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सही कथन को यहाँ पे चुनना है। तो 113 में देखा जाए तो 113 में राइट आंसर क्या होगा? 113 में राइट आंसर होगा, पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, इसलिए यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा? सी ऑप्शन। ये जो है सर्पगंधा के बारे में ऑप्शन दे रखा है और एक जो है कचनार के बारे में दे रखा है। लेकिन यहाँ पे आप जामुन का भी पढ़ लीजिएगा, अर्जुन की छाल के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, या अर्जुन के पत्तों के बारे में, बबूल के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, नीम के बारे में लिखा है, कचनार के बारे में ऑप्शन है। तो दो के बारे में पूछा गया है, सर्पगंधा और कचनार के बारे में, वो दोनों ही ऑप्शन सही है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। दूसरा कथन है, भूकंप लेखी भूकंप जो है अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर P व S दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। तीसरा कथन है, भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। तो असत्य कथन को चुनना है। हालांकि तीनों कथन सही है, इसलिए असत्य तो कोई है नहीं, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि महाद्वीपों में भूप्रपटी की मोटाई महासागरों की तुलना में कम होती है। दूसरा कथन है कि निचले मेंटल का विस्तार जो है दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है एवं यह ठोस अवस्था में है। तो यहाँ पे भी असत्य कथन के लिए कह रहा है, तो पहला कथन यहाँ पे असत्य है, दूसरा यहाँ पे सही है। तो असत्य के लिए पूछा गया तो पहला ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो भूप्रपटी की मोटाई जो है महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है, और महासागरों में भूप्रपटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी मोटाई जो है लगभग 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह जो है 30 किलोमीटर तक है। इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये गुमदानुमा विशाल जो है अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल जो है समतल व एक जो है पाइप रूपी वाहक नली के नीचे से जुड़ा होता है। दूसरा कथन है, इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। तीसरा कथन है, यह गहराई में पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो है लेकोलिथ है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो तीनों विशेषता है ये जो है लेकोलिथ के बारे में है, और लेकोलिथ जो होता है ये जो है गुमदानुमा विशाल जो है अंतर्वेदी चट्टानें होती हैं जिनका तल जो है समतल व एक जो है पाइप रूपी वाहक नली से जो है नीचे से जुड़ा होता है, और इनकी आकृति जो है धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि जो है लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है, और कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं। इनमें से अधिकतर जो है अब जो है अपपतित हो चुकी हैं, यानी जो है वो जो है खिसक चुकी हैं। पहले जो चट्टानें थी पहाड़ी नुमा, वो अब जो है ज़मीन के रूप में विस्तृत हो चुकी हैं, और वह जो धरातल पर देखी जा सकती हैं, जो धरातल पर विस्तृत हो गई हैं। और ये जो है लेकोलिथ वह जो है बैथोलिथ के जो है अच्छे उदाहरण हैं। ये जो कर्नाटक की जो है ग्रेनाइट पहाड़ी चट्टानें हैं, ये जो है लेकोलिथ व जो है बैथोलिथ की जो है अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है, पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी ऑप्शन। या आप लोग देख लीजिएगा, एक साइंस का क्वेश्चन भी है, साइंस और जो है कह सकते हैं ज्योग्राफी का जो है मिश्रित क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के परिपेक्ष में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, एक तरफ प्लेट है दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है, तो इनका जो है आपस में मिलान करना है, देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 118 में हम लोग पहुंच गए हैं। तो 118 में देखा जाए तो पहला ऑप्शन है जो है कोकोस प्लेट। तो ये कहाँ पर है? कोकोस प्लेट जो है, यह प्लेट जो है मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के जो है बीच स्थित है। तो ये जो है मिलान सही है। अगला है जो है नचका प्लेट। नचका प्लेट जो है ये दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। तो इसके बारे में देखा जाए तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। और जो है कैरोलिन प्लेट है, ये जो है न्यू गिनी के उत्तर में
फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। ये भी गलत है। अगला है फ्यूजी प्लेट है, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये यहाँ पे सही है। तो पहला और चौथा सही है, यानी टोटल 2 ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये लिखा है प्लेटों के उदाहरण, आप लोग देख लीजिएगा कौन सी कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 है, जो नदियाँ जलोढ़ पंखों से बहती हैं वे प्रायः अपने वास्तविक वाह मार्ग को बहुत दूर तक जो है नहीं बहती, बल्कि अपना मार्ग बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें कहते हैं जल वितरिकाएँ। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ड्रमलिन हिमनद प्रवाह दिशा को बताता है। दूसरा कथन है ड्रमलिन का जो है हिमनद सम्मुख भाग स्टॉस कहलाता है, जो प्रच्छ भागों की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल लिए होता है। तो सही कथन का चुनाव करना है, तो दोनों सही हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 121 है, नेपाल हिमालय अवस्थित है। तो ये जो है काली व तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा पंजाब हिमालय जो है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। कुमायूं हिमालय जो है सतलज एवं काली नदियों के मध्य है। नेपाल हिमालय के बारे में बता ही दिया। असम हिमालय है तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य में। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लक्षद्वीप समूह अमीनी द्वीप व जो है कन्नानोरे द्वीप में 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित है। दूसरा कथन है कि लक्षद्वीप एटोल प्रवाल द्वीप है। तो सही कथन का चुनाव करना है, तो दोनों कथन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123 है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या किस रूप में जानते हैं, रुद्रप्रयाग के रूप में। इसके अलावा जो है विष्णुप्रयाग के रूप में देखा जाए तो जहाँ जो है धौली गंगा नदी अलकनंदा से मिलती है, उसे हम लोग जो है विष्णुप्रयाग कहते हैं। इसके अलावा जो है जहाँ पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है तो उसे हम लोग कर्णप्रयाग कहते हैं। और देवप्रयाग किसे कहते हैं, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं, उसे जो है देवप्रयाग कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124 है, झीलों का मिलान करना है नदियों से। तो उकाई झील किस नदी पर है। उकाई जो है ताप्ती नदी पर स्थित है, मानव निर्मित झील है। और ये ताप्ती नदी कहाँ पे है, गुजरात में। और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर जो राजस्थान में है, एवं गांधी सागर जो मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो राणा प्रताप सागर जो है कहाँ पर, चंबल नदी पर स्थित है ना। और देखा जाए जो है कृष्णा नदी पर जो है निजाम सागर जो है झील स्थित है। और कृष्णा नदी कहाँ पर है, तेलंगाना में। मंजरा नदी वह जो है तुंगभद्रा जो कर्नाटका में है, तो तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। तो यहाँ पे जो है इसका भी मिलान जो है सही है। अगला है, तो तीनों सही सुमेलित है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 है, देगाना जो राजस्थान में है किस खनिज संसाधन का मुख्य भंडार है। तो ये जो है टंगस्टन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 126 है, त्रिभुज PQR में यदि जो है एंगल P इक्वल टू 120 डिग्री और PQ इक्वल टू PR, तो एंगल Q और एंगल R होगा क्रमशः, ये बताना है आपको। तो एंगल Q और एंगल R का मान बताना है कि कितना डिग्री होगा। तो आपने देखा है कि यहाँ पे PR इक्वल टू PQ ये दे रखा है ना यहाँ पे, और एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसको सोल्व करेंगे तो 120 जो है 120 डिग्री जो है
दे रखा है एंगल पी, तो एंगल पी का मान भर दिया 120 डिग्री प्लस जो है एंगल क्यू को थीटा मानते हैं, प्लस एंगल आर को भी थीटा मान लेते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे इनको जो है ये क्या होगा, टू थीटा होगा, इक्वल टू 180 माइनस 120, तो आ गया 2 थीटा इक्वल टू जो है 60 डिग्री। तो केवल थीटा का मान क्या आएगा, 60/2, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू माफ़ कीजिए इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री। तो दोनों का ही मान 30 डिग्री आया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, 30 डिग्री दोनों का मान होगा। एंगल Q का मान भी 30 डिग्री होगा, एंगल R का मान भी 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127 है। एक सिक्का 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जमीन से ऊपर उछाला जाता है, तब वह कितनी ऊंचाई तक उठेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर जो है वेग जो है 0 होगा, तो वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। तो समीकरण के अनुसार सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो वेलोसिटी तो 0 हो गई, इक्वल टू यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या रख दिया जाए, जो अधिकतम ऊंचाई के लिए नहीं, कितनी जो है स्पीड से जो है सिक्के को उछाला गया उसका मान रख दिया गया, और -2 गुणे 9.8 h हो गया। क्योंकि g का मान तो 9.8 मीटर प्रति जो है सेकेंड स्क्वायर होता है, तो उसका मान रख दिया। तो यहाँ पे h का मान आ जाएगा जो है 9.8 गुणे 9.8 अपॉन 2 गुणे 9.8, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.9 मीटर। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128 है। एक साइकिल सवार 15 किलोमीटर, एक साइकिल सवार जो है 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर घंटा की चालों से तय करता है। उसकी औसत चाल क्या होगी। तो उसकी औसत चाल देखने के लिए तो औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जो है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय होता है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी ज्ञात करनी है, तो 15 जो है प्लस 20 प्लस 25, तो कितनी हो गई 60 किलोमीटर, ठीक है। और कुल समय ज्ञात करना है, तो 15/15 प्लस 20/25 प्लस 25/15, तो क्या आएगा 52/15 घंटे। और औसत चाल देखनी है, औसत चाल निकालनी है, तो 60/60 तो ये आया था, 60/52/15 कर देंगे, तो ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 60 गुणे 15/52, तो आ जाएगा 17.31 किलोमीटर प्रति आवर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 है। स्वास्थ्य विभाग को ज्ञात है कि किसी बड़े समूह के 20% लोग एक विशेष रोग से पीड़ित हैं। इस बड़े समूह के 5 चुने गए लोगों में से 2 को जो है विशेष रोग होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसकी प्रायिकता होगी, देखें, समूह से विशेष रोग पीड़ित की प्रायिकता होगी 20% कितना होगा, 1/5, और चुने हुए 5 लोगों में 2 को विशेष रोग होने की संभावना कितनी है,
10 हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई 10। तो यहाँ पे 10 गुणे 1/5/10 तो आ गया 0.20 लगभग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 से, दिया है कि 2x + 3y = 10, 3x - y = 4, तो x और y क्रमशः क्या होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन दिए हैं। समीकरण 2 को जो है 3 से गुणा करने पर क्या आएगा, 11x = 22, तो x = 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 दे रखा है तो उसके अनुसार कैलकुलेट करें, तो 2 गुणे 2 + 3y = 10, तो y = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। x भी 2 आया था, y भी 2 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131 से, इस इक्वेशन का मान ज्ञात करना है। तो 131 में देखा जाए क्या होगा करेक्ट आंसर, 131 नंबर है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, 2 आएगा इसका आंसर। आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 से, एक गांव की जनसंख्या 16,500 है। यदि वह जो है वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 16,000, 2 वर्ष पश्चात गांव की संख्या 16,500 गुणे 110/100 गुणे 110/100। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 165 आएगा। यहाँ पे ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये भी कट गए, ये भी कट गए, ये भी कट गया। तो 165 गुणे 11 गुणे 11 तो आएगा 19,965। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, एन का मान ज्ञात करना है। तो एन का मान आ जाएगा यहाँ पे 17, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134 से, यदि 8 अवलोकनों का औसत 16 है और 4 अवलोकनों का औसत जो है 64 है, तो 8 + 4 = 12 अवलोकनों का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन आई तो यहाँ पे 32 आंसर सही आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135 से, एक यंत्र को 900 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वह उस हानि से दोगुना है जो उसी यंत्र को 450 रुपये में बेचने से होता है। अगर 25% लाभ कमाना हो तो उस यंत्र को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो उस यंत्र को जो है 750 रुपये में बेचा जाना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यंत्र का क्रय मूल्य कितना हो गया, x, तो लाभ कितना होगा, लाभ होगा 900 - x, हानि होगा x - 450 है। तो प्रश्न के अनुसार अगर सॉल्व करें तो 900 - x = 2x - 450, तो आएगा 900 - x = 2x - 900। तो 3x ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 3x = 1800, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x = आ जाएगा 600। अब अब ज्ञात करना है 25% लाभ हेतु, ठीक है। लाभ के बाद जो है कितना हो जाएगा, 600 + 600 गुणे 25/100, तो 600 तो है ही, 150 आ गया जो है 600 को 25%, तो ये जोड़ा जाएगा 750 हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब यहाँ से बिहार स्पेशल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 136 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व व्यय क्या है। तो 2,25,676.99 करोड़ रुपए है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 137 है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के कुल व्यय में विकास व्यय का प्रतिशत कितना है। तो 63.46% है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 138 है, बिहार के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में वैशाली का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो यह दुनिया के पहले जो है गणराज्य का जन्म स्थान है और यहाँ पर वज्जी संघ के नेतृत्व में प्रथम गणतंत्र की स्थापना की गई थी और यह जो है वैशाली विश्व में गणतंत्र की जन्मस्थली भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139 है, बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग कब पूरी हुई। तो 12 दिसंबर 1911 को ही ये मांग पूरी, जब ब्रिटिश सम्राट जो है जॉर्ज वी ने जो है बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बंगाल से
एक अलग राज्य के निर्माण की घोषणा की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 है, बिहार की पहली विधान परिषद की संरचना क्या थी? तो इसकी संरचना क्या थी? तो इसकी संरचना थी 24 निर्वाचित और 19 जो है मनोनीत सदस्य जो है इसके लिए जो है नियुक्त किए गए थे और इसकी स्थापना जो है 1912 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141 है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो महिलाओं को 50% रिजर्वेशन है इसके तहत, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 142 है, 30 जुलाई 2022 तक बिहार में कितने नगर निगम थे? तो 19 थे, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 143 है, महात्मा गांधी और बिहार सम रिमिनेंसेस के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में बुलाई गई थी पहली बैठक, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा को मिलाकर भारत द्वारा एक नया प्रांत बनाया गया। 1912 ईस्वी में विभिन्न श्रेणियों के कुल 43 सदस्यों को लेकर बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 ईस्वी को पटना कॉलेज बांकीपुर में बुलाई गई ये बैठक। अगला क्वेश्चन नंबर 145 है, ब्रह्म योनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है बिहार के गया जिले में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146 है, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो ये जो है बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और उन्होंने 1928-29 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया और 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस समाज की स्थापना की थी? तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी 1906 ईस्वी में। इस सोसाइटी का उद्देश्य शिक्षा, धार्मिक अध्ययन और आध्यात्म को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने जो है इसका नेतृत्व किया था, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149 है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने की याद में इसको मनाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है फतुआ के पास गंगा मिल जाती है? तो इस नदी का नाम है पुनपुन नदी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि पुनपुन नदी जो है फतुआ के पास जो है गंगा नदी में मिलती है और पुनपुन जो है गंगा की एक सहायक नदी है। यह नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और दक्षिण से गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात किया जाए तो चौसा नदी है, कर्मनाशा नदी है, बनास नदी है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, गेरुआ नदी, ये जो है दक्षिण की जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं।